प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बच्चों ने आज कमेंट्स में उदाहरण नंबर 7 और 12 पूछा है। तो आज 7 देख लीजिए, कल 12 बताऊंगा तो नया टॉपिक भी बताना है। उदाहरण नंबर 7 देखो। पेज नंबर 8 पर है। एक बिंदु आवेश Q1, ये ले लिया हमने Q1, 2 माइक्रोकूलम और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं जहां स्थित है 2 मीटर और 1 मीटर तथा एक आवेश Q2 -5 माइक्रोकूलम बी बिंदु पर है। इसके निर्देशांक हैं -2 मीटर और 4 मीटर। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। तो ये स्थिति हो गई Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल। तो बेटा इसके लिए ये इससे सदिश जैसे आपने डायग्राम बनाया था, ये मान लीजिए मूल बिंदु था। ये तो अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने पढ़ा था, मूल बिंदु। तो ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर दे रखा है हमें 2 x का मान यानी 2i कैप, ये भी प्लस का है तो प्लस 1 j कैप। बाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश j कैप होता है, x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश i कैप। इतने मीटर में, ये वैल्यू किस में है? मीटर में। ठीक है। से R2 वेक्टर का मान क्या होगा? -2i कैप प्लस 4j कैप, किसमें? मीटर में। अपन Q2 पर Q1 के कारण बल, तो इधर लगने वाला बल निकालना है अपन को F21। तो R21 चाहिए अपन को, यही पूछा है ना। Q2 पर Q1 के कारण बल ही पूछ रहा है शायद। एक बार फिर देख लेता हूं मैं। हाँ, Q2 पर Q1 के कारण बल पूछ रहा है। तो R21 बराबर R1 वेक्टर या R2 वेक्टर, कोई भी कह दीजिए। जैसे इसमें तो दे रखा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, Q2 पर Q1 के कारण पर। तो ये आ गया 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 4i कैप, ये माइनस के हो गए -3j कैप। तो F21 वेक्टर बराबर k Q1 Q2 बटे R21 वेक्टर मोड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और R12 कैप। अब यहां ध्यान देने की बात है कि R12
जो कैप है इसको सदिश के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटे R21 वेक्टर मोड से ये इस पर स्क्वायर लग जाएगा N2। इसको लिख सकते हैं अपन सदिश बटे सदिश का परिमाण, यानी R21 वेक्टर बटे R21 वेक्टर का मोड। तो ये R क्यू हो गया, तो ये हो गया F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटे R21 Q इंटू R21 वेक्टर। ये रहा R21 वेक्टर, ये R12 लिख दे सकते थे। तो मान रख दीजिए 9 गुणा 10 पे घात 9 गुणा Q1 का मान 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा Q2 का मान 5 माइक्रोकूलम 10 की घात -6। दिशा अलग से लिख दी है तो आवेश के परिमाण मोड में लिखे जाएंगे। ये परिमाण है तो ये प्लस माइनस वाले को प्लस में लिखेंगे बटे R21 Q। इसका मान आप यहां से एक बार और निकाल सकते हैं, जैसे ये आपने निकाला था तो चलो ये लिख देता हूं मैं, इसको वेक्टर मोड में भी तो लिख सकते हैं ना, अलग निकाल लेते तो ज्यादा ठीक रहता। यहां लिख लेना आप, यहां इसको मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, R21 वेक्टर मोड बराबर होगा, ये जो दोनों सदिश हैं इनका रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया R21 बराबर रूट 16 और 9 25, यानी बराबर 5। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 9 और 16 25 का वर्गमूल 5। ठीक है ना। इसके बाद ये स्टेप यहाँ आ ही गया। अब मान रख दीजिए तो कितना है 5 का क्यूब और R12 वेक्टर कितना है, वेक्टर का मान 4i कैप -3j कैप न्यूटन। ये आंसर होगा। तो 5 से ये कट जाएंगे, ये हो गए 9 दूना 18, नीचे कितने रह गए 25 गुणा 10 की घात -3, 6 दूना 12, वैसे 9 प्लस के चले जाएंगे तो 3। एक और कर ले यहाँ तो -4 लिख देंगे, यानी 180 बटे 25 गुणा 10 की घात -4। 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, फिर माइनस की घात को ऊपर ले गए और ये आ गया 4i कैप -3j कैप न्यूटन। तो भाग लगाया 25 सत्ते 175, 5 बचे, पॉइंट लगाया 25 दूनी 50 गुणा 10 की घात -4, 4i कैप -3j कैप न्यूटन, 4i कैप -3j कैप न्यूटन। तो लिख लीजिए उदाहरण नंबर आपका 7 था। ठीक है ना। इसके बाद पूछा गया उदाहरण नंबर 12, तो वो मैं कल बताऊंगा। फिलहाल एक टॉपिक हमें इसमें हल करना है। तो अब आगे चलिए, मिटा दूं मैं इसको। 4 नंबर वाला प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव। कल जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था और इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वो भी 4 नंबर का प्रश्न था, पूछा गया था। अब बेटा इसको थोड़ा सा समझना है, ये उससे बेटर है। ये कम से कम मुझे जो ध्यान आ रहा है वो 2 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष
निरक्ष को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, कल हमने ज्ञात की थी अक्ष पर, आज कहां ज्ञात करेंगे? निरक्ष पर। तो ध्यान से देखो, वही दो लाइन भाषा की प्रारंभिक और जो भाषा आप लिखते हैं, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था वही चीज आप डायग्राम में बनाते हैं। दो भाषाएं होती हैं, अपन दोनों को इसलिए लिख रहे हैं। वैसे अगर एक भी आपने सही कर दिया तो डायग्राम शुद्ध बना दिया ठीक उसी प्रकार से, तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपन यहाँ दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो लिख रहे हैं वही डायग्राम में बनाना है। क्या है हमारे पास? विद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं हम कि माना ए बिंदु पर -q तथा बी बिंदु पर +q आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी d अति न्यून है, बिल्कुल नगण्य है, अति न्यून है। द्विध्रुव जो विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से r दूरी पर, कहां? निरक्ष पर। कल अक्ष लिखा था वही है, भाषा से r दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, इस चीज को मैं डायग्राम में, जो भाषा लिखी हुई है उसको डायग्राम में लिख रहा हूं मैं। ये अपना ए बिंदु पर -q आवेश, ये बी बिंदु पर +q आवेश, O इस द्विध्रुव का केंद्र, दोनों आवेशों के बीच की दूरी d, जैसा किताब में इसे 2a से लिखा गया है, अति न्यून है। अब ये द्विध्रुव है, तो ये बेटा अक्ष के लंबवत केंद्र से जाने वाली रेखा ये निरक्ष होती है, ये इसकी निरक्ष है। अब इस निरक्ष पर ऊपर नीचे कहीं भी एक बिंदु, प्रेक्षण बिंदु P मान लेते हैं। ये मान लीजिए बिंदु P है, यहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, माना ए बिंदु पर -q तथा बी बिंदु पर +q आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी d अति न्यून है। द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो चीज आपने लिखी है वो डायग्राम में बना दें। अब निरक्ष पर ज्ञात करने के लिए अपन को क्या चाहिए? प्रेक्षण बिंदु की आवेश से सीधी दूरी, ये चाहिए अपन को AP, यहां से भी ये दूरी चाहिए BP। तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि AP और BP दोनों बराबर है, क्योंकि ये दूरी d/2, ये d/2, ये r, दोनों तरफ सर्वांग समूह है, तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर है। तो AP बराबर BP बराबर निकाल भी सकते हैं अपन। ये देखो, ये दूरी r है, ये d/2 है,
ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या आएगा? अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है डी बाई टू, तो डी बाई टू का स्क्वायर डी बाई फोर आएगा और इसका वर्गमूल, वर्गमूल को घात 1/2 लिखते हैं। वर्गमूल का मतलब घात 1/2 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही प्रक्रिया चला दीजिए। अध्यारोपण के सिद्धांत वाली 2 आवेश हैं तो निकाल दो। यहां लिख देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो E1 बराबर के क्यू बटे AP स्क्वायर। और अगर वेक्टर लगाने हैं तो दिशा देखो, क्या नियम बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखने का? परीक्षण धनावेश प्रेक्षण बिंदु पर रखो, धन आवेश है ये कैसा आवेश है? ऋण। तो ये ऋण आवेश क्या करेगा? इसको खींचेगा, खींचेगा तो ये इधर आएगा कि नहीं? ये आ गई E1 की दिशा इधर आ गई, P से A की ओर यानी P A कैप, ये आ जाएगी दिशा। दिशा देखना आ गया। PA का मान रख दीजिए, स्क्वायर लग रहा है तो घात 1/2 हट जाएगी ये। तो ये आ जाएगा आपका E1 वेक्टर बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पी ए कैप। अब आगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, वही E2 बराबर के क्यू बटे बीपी स्क्वायर, इस प्लस क्यू आवेश के कारण E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। दूरी ये आर नहीं आएगी, प्रेक्षण बिंदु की सीधी दूरी बी से ये है, तो क्या है बीपी। दिशा देखेंगे तो वही परीक्षण धनावेश पी बिंदु पर रखो, ये धनावेश है तो ये इसे धक्का देगा, धक्का देगा तो ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, इससे दूर की ओर जाएगा कि नहीं? हो ये E2 की दिशा होगी। तो B से P की ओर बी पी कैप वेक्टर लगा मान रख दो, तो E2 वेक्टर बराबर के क्यू बटे बीपी का मान तो यही है, स्क्वायर लग रहा है 1/2 हट जाएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 बीपी कैप। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, नोट कर लीजिए। यहां के बाद आपको थोड़ी सी बात समझनी है, यानी अब हमारे पास 2 सदिशों को जोड़ने का जो परिणाम निकालेंगे उसकी कल तो हमने सीधी विधि निकालनी थी क्योंकि वो परस्पर विपरीत थे तो घटा दिए थे। आज इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो इन सदिशों का परिणामी ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों सदिशों का परिणामी ज्ञात करने के लिए हमें वियोजन विधि काम में लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा वियोजन विधि को देख लीजिए, कैसे वियोजित करेंगे अपन। यदि हम इस P से बी ए के समानांतर रेखा PQ खींचे, PQ देख रहे हैं सभी ध्यान से, PQ, और अगर मैं ये मानूं ये कोण अगर थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं? दोनों त्रिभुज ये सर्वांग सम है। बी ए के समानांतर ये रेखा खींचिए तो ये दोनों समांतर रेखाएं, तो ये तिर्यक छेदी रेखा हुई, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुए, तो ये थीटा होगा। ये कोण और ये कोण संगत कोण हुए, ये थीटा होगा। तो जैसा कि मैंने वियोजन में बताया था कि जिस सदिश को 2 भागों में तोड़ना है, 11वीं में आपने सदिशों का वियोजन पढ़ा था,
एक बार फिर उसे याद कर लो आप, नहीं बन रहा है तो जैसे दो सदिश हैं ऐसे कोई भी एक सदिश को विघटित करना है, जैसे ये कोई सदिश है तो जिधर से कोण बन रहा है, ये कोई p वेक्टर सदिश है मान लीजिए, ये कोण थीटा है, तो जिधर से कोण बनता है इस p का इस दिशा में घटक कॉस में होता है और इसे मध्य में रखते हुए इसके लंबवत दूसरा घटक इस दिशा में इसका घटक होता है साइन में, तो p साइन थीटा। यानी अगर इसका परिमाण ये p है तो यहां से इस पर ये लंब डाल दिया, तो ये जो लंबाई आएगी ये तो होगी p cos थीटा, और ये जो लंबाई होगी ये इसके बराबर होगी इतनी, ये होगी p साइन थीटा। तो ये कोण इधर से बन रहा है, इसका मतलब है E का इस दिशा में PQ दिशा में घटक E1 cos थीटा, और इसे मध्य में रखते हुए इसका लंबवत घटक PO दिशा में आएगा कि नहीं, इधर आएगा E1 sin थीटा। अब आगे देखो, ऐसे ही E2 का अगर वियोजन करें तो E2 का इस दिशा में घटक इधर से कोण इधर से बन रहा है, अब जिधर को कोण बनता है उस दिशा में घटक cos में होता है, तो ये आ गया E2 cos थीटा, और इसका दूसरा घटक यानी इसके लंबवत वाला जो घटक आएगा वो इससे 90 का कोण बना हुए बीच में रहे, तो ये रेखा यहाँ ऊपर की ओर जाएगी कि नहीं, यानी इधर आएगा, ये इसके विपरीत आएगा, यानी OP दिशा में आएगा, ये होगा E2 sin थीटा। अब आप यहां देख लीजिए समीकरण 1 व 2 से इन दोनों सदिशों के परिमाण बराबर हैं, KQ बटे R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, KQ बटे R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, केवल दिशा अलग अलग है। यानी अगर हम इसमें मोड लगा दें तो ये हट जाएंगे दिशा, दोनों बराबर होंगे कि नहीं, यानी E1 वेक्टर मोड बराबर E2 वेक्टर मोड बराबर KQ बटे R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये होगा। तो यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा घटकों में वियोजन में परेशानी थी। अब आप इस डायग्राम फाइनल हो गया आपका, ये डायग्राम आप बना लेंगे अब इसमें, और अब आगे की कहानी सुनेंगे। आगे की कहानी में अब सीधा लिख देना, आप क्या लिखेंगे समझ में ये आना चाहिए, नहीं आए तो एक बार फिर देख लो। हमने समीकरण 3 के बाद कहा कि यदि, क्योंकि E1 और E2 का परिणामी निकालना है, परिणामी सदिश निकालना है, तो हमें दिखाई दे रहे हैं इन दोनों सदिशों की दिशाएं अगर एक ही दिशा में होती तो जोड़ हो जाता, विपरीत में होती तो घट जाते, और अगर दोनों के बीच का कोण पता होता 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो परिणामी सदिश जो 11वीं में सूत्र पढ़ा था R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, उससे निकल आता। एक ही दिशा में होते तो R बराबर P1 प्लस P2, विपरीत दिशा में होते तो R बराबर P1 माइनस P2। अब न तो इनके बीच का कोण पता है हमें, न ये एक ही दिशा में है, न ये विपरीत दिशा में है, तो तीसरी विधि होती है वियोजन। तो वियोजन जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया है कि अगर किसी सदिश को दो घटकों में वियोजित करना है, देखिए ये px घटक इसका ये आ गया, दिशा इसकी i कैप आ गई कि नहीं, और ये py घटक वेक्टर इसकी दिशा कहाँ आ गई, j कैप y अक्ष के अनुदिश आ गई। तो इस p सदिश का p cos थीटा i कैप घटक हो गया और p sin थीटा j कैप घटक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ें, सदिश योग करें, समांतर चतुर्भुज नियम या त्रिभुजों के संयोजन से या समांतर चतुर्भुज से यही आएगा, p बराबर दोनों का योग। तो याद कर लो कि किसी सदिश का वियोजन करना है हमें घटकों में, तो जिधर से उस जो सदिश जिस अक्ष से कोण बना रहा होता है उस अक्ष के अनुदिश तो घटक cos में होता है, और ये बीच में रहेगा, दूसरा जो अक्ष होगा वो इस अक्ष के लंबवत रहता है, तो दूसरे अक्ष के अनुदिश उसका घटक साइन में होता है। तो जिधर से कोण बन रहा होता है उधर
घटक कॉस में होता है। तो E1 इधर से कोण बना रहा है तो इस दिशा में इसका घटक आएगा E1 cos थीटा, और इसके लंबवत ये बीच में है तो नीचे की ओर घटक आएगा E1 sin थीटा। ऐसे इस E2 का इधर से अब कोण बन रहा है ये, तो E2 का PQ दिशा में घटक आएगा E1 cos थीटा, और OP दिशा में ऊपर की ओर घटक आएगा E2 sin थीटा। अब E1 और E2 के मान बराबर हैं, परिमाण बराबर हैं, तो E1 sin थीटा नीचे और sin थीटा भी बराबर है, तो ये दोनों मान परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, तो ये तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो अब इन दोनों का जो परिणामी आया वो PQ दिशा में ही तो आया, और किसके बराबर आया, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर आया। यही उत्तर होगा, ये चीज आपको करनी है। तो आगे लिख देना, यहां तक नोट कर लिया हो तो आगे काम आपको अब ये करना है। सीधी लिख दीजिए, भाषा कम रखते हुए आगे लिख देंगे आप। समीकरण 3 के बाद डायग्राम इस तरह से पूरा कर ही लेंगे। समीकरण 3 के बाद आप लिखेंगे यदि E1 व E2 का घटकों में वियोजन करें तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 cos थीटा ये व E2 cos थीटा के योग के बराबर PQ दिशा अर्थात P से Q की दिशा, धनावेश से ऋणावेश की दिशा, PQ दिशा अर्थात धनावेश से ऋणावेश की दिशा में होगा। यानी P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आया, मान तो आ गया E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर, और दिशा P से Q की ओर अर्थात B से A की ओर अर्थात धनावेश से ऋणावेश की ओर। यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर QD वेक्टर होता है, इसके विपरीत दिशा में P की दिशा किधर होती थी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो लिख दीजिए E बराबर परिणामी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो E बराबर 2E1 cos थीटा, चूंकि E1 बराबर क्या है E2, तो E बराबर 2 गुणा E1 का मान समीकरण 3 में लिखा हुआ है KQ बटे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4, ऐसे है ये D स्क्वायर बटे 4, ये अलग पद है, ठीक है। 2KQ बटे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 cos थीटा, cos थीटा कहां से रखा है, समीकरण 3 से E1 का मान रख दिया है। अब cos थीटा का मान देखो, त्रिभुज
ए ओ पी से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार ओ ए क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब, तो आधार बटे कर्ण ओ ए बटे ए पी, यानी cos थीटा बराबर ओ ए का मान है d/2 और ए पी का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, अंडर रूट को घात 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां cos थीटा का मान रख दीजिए, अतः ई बराबर आ गया 2k क्यूब बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 गुणा cos थीटा का मान रख दीजिए d बटे 2 नीचे आ गए 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की घात 1/2, 2 से 2 कट गए, तो ये आ गया ई बराबर के क्यू डी क्यू इंटू डी बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की घात 3/2। अब आप समझ गए होंगे, क्यू डी को पी लिख देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्यू डी, तो E बराबर K, क्यू डी की जगह लिख दिया P बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की घात 3/2। अब चूंकि D इज लेस देन R है, इसलिए किसको डी स्क्वायर बाई 4 को किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर मान लीजिए क्या आ जाएगा, ई बराबर के पी बटे आर स्क्वायर प्लस 0 डी स्क्वायर बाई 4 नगण्य हो गया, घात 3/2। तो देखो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा आर क्यूब, यानी ई बराबर के पी बटे आर क्यूब। कल अक्ष पर सूत्र आया था ई बराबर 2kp बटे आर क्यूब, और यहां निरक्ष पर सूत्र आया है kp बटे आर क्यूब। सदिश रूप में अगर इसे लिखेंगे तो ऐसे यहां सदिश रूप में लिख दीजिए, चाहो तो वेक्टर लगा के लिख दीजिए इसे, यानी ई वेक्टर बराबर क्यूब तो परिमाण है, अब दिशा किधर है इसकी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। पी की दिशा किधर होती है, ऋण से धन की ओर, तो हम पी पर वेक्टर लगा देते हैं और आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो सदिश रूप में हो जाएगा ई वेक्टर बराबर माइनस के पी वेक्टर बटे आर। इस तरह से विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप निकालेंगे। कल ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, कल इस पाठ का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे अपन, एक टॉपिक बकाया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल करो।